माय डियर स्टूडेंट, आज की वीडियो में, आज की वन शॉट वीडियो में हम प्रीवियस ईयर बोर्ड के जो क्वेश्चंस हैं चैप्टर 3 के स्टार्ट करने वाले हैं। चैप्टर 1 एंड 2 के आपने ऑलरेडी देख लिए होंगे। स्टार्ट करते हैं चैप्टर 3 एंड व्हाट इज करेंट इलेक्ट्रिसिटी। यस, फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी या रेजिस्टेंस। याद है आपको अल्फ़ा फॉर्मूला क्या था हमारा? हमें फॉर्मूला भी याद होना चाहिए। जैसे कोई टॉपिक डिस्कस होता है तो हमें फॉर्मूला पता नहीं चाहिए। आर इज इक्वल टू आर नॉट 1 प्लस अल्फ़ा डेल्टा टी, ये फॉर्मूला होता है। वैसे ही रो इज इक्वल टू रो नॉट 1 प्लस अल्फ़ा डेल्टा टी। ओके, तो जो अल्फ़ा होता है दैट इज़ कॉल्ड टेम्परेचर कोफिशिएंट। ओके, अब रेजिस्टेंस है तो रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग और रेजिस्टिविटी तो रेजिस्टिविटी के अकॉर्डिंग आपको बताना है मेटल या मेटल सेमीकंडक्टर या सेमीकंडक्टर ओनली या मेटल ऑय इन कॉम्बिनेशन में ABCD में से किसके लिए अल्फ़ा नेगेटिव होता है। तो मेटल के लिए अल्फ़ा पॉजिटिव कुछ वैल्यू होती है। एलॉय के लिए वेरी इंपॉर्टेंट, एलॉय जो होते हैं रेजिस्टेंस वायर, उसके लिए अल्फ़ा पॉजिटिव एंड वेरी स्मॉल होता है, क्योंकि टेम्परेचर अगर चेंज हुआ तो रेजिस्टेंस में चेंज ना के बराबर हो। ठीक है, तो यहाँ पर जो सेमीकंडक्टर है उसका जो अल्फ़ा है वो नेगेटिव में होता है, यानी जब टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो रेजिस्टिविटी डिक्रीज होती है। ऑप्शन सी। ठीक है, अगर ग्राफ प्लॉट करने को आए तो हमारा जो रो वर्सेस टी ग्राफ है इन्वर्सली होने की वजह से ऐसे बनता है। तो मैंने इस क्वेश्चन के साथ बहुत सारे पॉइंट डिस्कस कर लिए हैं। इससे 2-3 क्वेश्चन जो बन सकते हैं वो मैंने डिस्कस कर लिए आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 200 वोल्ट, वी दे रखा है 200 वोल्ट, मेंटेन अक्रॉस अ कंडक्टर ऑफ रेजिस्टेंस 100 ओम का रेजिस्टेंस है। तो हमें क्या गिवन है? हमें V गिवन है 200 वोल्ट, हमें रेजिस्टेंस गिवन है 100 ओम। यस, फाइंड क्या करना है? द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ध्यान रखना, पासिंग थ्रू इट 1 सेकेंड, इन 1 सेकेंड। तो पहले करंट आ जाएगा, तो वहां से चार्ज, देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो I इज इक्वल टू क्या होता है? I इज इक्वल टू V अपॉन R अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, एंड व्हाट वी गेट 200 अपॉन 100 मीन्स 2 एम्पियर की करंट आपको मिल गई। और जब करंट 2 एम्पियर की, ठीक है, एंड टाइम गिवन है आपको, यस, t इज इक्वल टू 1 सेकेंड गिवन है, तो q इज इक्वल टू IT वाला फॉर्मूला यूज करके आप चार्ज फाइंड कर लेंगे। दैट इज 2 इंटू 1, 2 कूलम का चार्ज। जैसा कि आपको पता है कि 1 कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, आपको बता दें 1 कूलम चार्ज में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 6.25 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो 2 कूलम्स के लिए क्या होगा? इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 इंटू 6.25 10 की पावर 18। नहीं याद है तो फॉर्मूला ये रहा आपका, n इज इक्वल टू क्यू बाई ई, यहाँ से आया आपका ये। तो 2 इंटू 6.25 दैट इज 12.5 इंटू 10 की पावर 18। क्या ऐसा ऑप्शन है 12.5 10 की पावर 18? ऐसा तो 12.95 है। हाँ, लेकिन अगर आप देखें कि 12.5 को 1.25 लिखें तो क्या करना पड़ेगा? इसको 10 से डिवाइड, 10 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा आपका 1.25 इंटू 10 की पावर 19। यस, ऑप्शन विच वन? 1.25 10 की पावर 19। यस, ए, हमारा ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट, इफ एन, ई एंड ये टाउ एंड एम, ये 4 आपके टर्म्स हैं। एन नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ई इलेक्ट्रॉन का चार्ज, टाउ रिलैक्सेशन टाइम, स्मॉल एम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, हैव देयर यूजुअल मीनिंग। पता ही चल गया मीनिंग क्या है। देन रेजिस्टेंस ऑफ वायर, व्हाट इज अ फॉर्मूला? तो फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो इसमें आप देख सकते हैं कि फॉर्मूला क्या होगा। आपको बता दें फॉर्मूला होता है रेजिस्टेंस ऑफ वायर का ML अपॉन एनी स्क्वायर टाउ ए, ये फॉर्मूला होता है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ML एनी स्क्वायर टाउ ए। स्मॉल a यहाँ पे ले लिया है, एरिया है बेसिकली ये, ML एनी स्क्वायर टाउ ए, दिस इज द करेक्ट आंसर। ML एनी स्क्वायर टाउ कैपिटल A, ओके, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। और एक और चीज़ आपको बता दें इसमें कि L और A को अगर थोड़ा अलग से देखें तो M अपॉन एनी स्क्वायर टाउ को अलग करके L बाई A लिखें तो आपका ये जो टर्म है M अपॉन एनी स्क्वायर टाउ, ये टर्म, ये रेजिस्टिविटी का एक्सप्रेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, किरचॉफ फर्स्ट रूल। यस, किरचॉफ रूल आपको स्टडी किया था आपने थ्योरेटिकल वीडियो जरूर देख ली होगी चैप्टर 3 की, सॉरी, करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो वहाँ पे मैंने किरचॉफ रूल बताया था, 2 पार्ट्स में डिवाइडेड।
करंट के अकॉर्डिंग एंड वोल्टेज के अकॉर्डिंग, जंक्शन लॉ जो कि करंट के अकॉर्डिंग है, एंड यस वोल्टेज लॉ से मैश लॉ या लूप लॉ। तो समेशन I0 जंक्शन लॉ एंड समेशन IR इक्वल टू समेशन ऑफ E, तो ये आपका किरचॉफ वोल्टेज लॉ या लूप लॉ या मैश लॉ है। यस आपको बताना है कि ये किस पे बेस है, आपको वहाँ पे थ्योरी में मैंने बताया था, आपको याद होगा कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे बेस है और ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज एंड एनर्जी, कहाँ पे लिखा हुआ है, यस बी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एंड कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। लेकिन उन्होंने कहा रिस्पेक्टिवली, तो रिस्पेक्टिवली के लिए ये आगे होगा ना, तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज एंड कंजर्वेशन एनर्जी। तो देखो हमें ये बी और डी लग रहा था, लेकिन डी इज़ करेक्ट, बी इज़ नॉट करेक्ट क्योंकि रिस्पेक्टिवली बोला है। तो समेशन ऑफ I0 ये कंजर्वेशन चार्ज के अकॉर्डिंग है और ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के अकॉर्डिंग है। तो डी इज़ करेक्ट आंसर, डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 5, टू सोर्सेज ऑफ इक्वल EMF सेम है, आर कनेक्टेड इन सीरीज में कनेक्ट कर दिया है। दिस कॉम्बिनेशन इज इन टर्न कनेक्टेड टू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल R, जरा ड्रॉ करके देखते हैं। यस इस तरीके से टू EMF, ठीक है, इनका E1 E2 सेम है, EMF E1 भी E है बट इंटरनल रेजिस्टेंस R1 है, EMF E2 भी E है बट इंटरनल रेजिस्टेंस R2 है, और इसको कनेक्ट किया गया इस एक्सटर्नल लोड रेजिस्टेंस कैपिटल R के अक्रॉस। तो इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल टर्मिनल पोटेंशियल होगा वो V1 होगा और इसके अक्रॉस V2 होगा। अब क्या कहा है क्वेश्चन में कि इफ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द सोर्स ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस R1 इज 0, अगर V1 को 0 कर दिया जाए तो कैपिटल R की वैल्यू क्या होगी, इस कैपिटल R की वैल्यू क्या होगी। तो आपको बता दें कि इसमें जो करंट फ्लो करेगी सर्किट में वो I, तो कैपिटल R के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वो V इक्वल टू I इंटू R होगा, और V यहाँ पर V1 प्लस V2 के इक्वल। ओके, अब V1 को यहाँ 0 कर दिया, उन्होंने कहा है कि V1 को 0 ले लो, ठीक है, तो V1 को 0 कर दिया और V2 की वैल्यू क्या, E2 यानी E2 तो E ही है, माइनस I R2 इक्वल टू I इंटू कैपिटल R। ओके, अब यहाँ पे हमें क्या करना है कि R1 R2 स्मॉल R1 R2 के टर्म में लाना है। तो यहाँ से आप देख सकते हो जो कैपिटल R है आपका वो आपको मिल जाएगा E माइनस I R2 अपॉन I, सिंप्लीफाई करें तो E अपॉन I माइनस R2। अब E अपॉन I की वैल्यू कहाँ से मिलेगी, तो E अपॉन I की वैल्यू के लिए आपको पता है जो आपका V1 है E1 यानी E माइनस I R1, तो यहाँ से आप देख सकते हो कि V1 0 है, E माइनस I R1 यानी कि आपको E इज इक्वल टू I R1 मिलेगा और R1 इज इक्वल टू EMF E अपॉन I, यानी कि E बाई E, यहाँ पर आपको R1 रख देना, तो R1 माइनस R2, अगर R1 ग्रेटर देन R2 है तो R1 माइनस R2, और अगर R2 ग्रेटर देन R1 है तो R2 माइनस R1। तो क्या कहा गया कि R2 ग्रेटर देन R1, तो ऑप्शन बी R2 माइनस R1 आ जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट, द इलेक्ट्रिक पावर कंज्यूम बाय 220 वोल्ट 100 वोल्ट बल्ब व्हेन ऑपरेट एट 110 वोल्ट। तो एक बल्ब गिवन है आपको जिसमें रेटिंग है 100 वोल्ट का पावर है, जब 220 वोल्ट का वोल्टेज दिया जाएगा। तो बल्ब गिवन है तो इसका रेजिस्टेंस गिवन है, लेकिन अगर हमने क्या किया कि वोल्टेज 220 से चेंज करके 110 कर दिया तो क्या पावर यही रहेगा, नहीं, पावर चेंज हो जाएगा। फॉर्मूला आप जानते हैं, क्योंकि बल्ब का रेजिस्टेंस गिवन है, बल्ब नहीं चेंज करें हम, तो जो पावर का फॉर्मूला होता है इन टर्म्स ऑफ रेजिस्टेंस और वोल्टेज गिवन है, तो P इज इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन R। तो फॉर द गिवन बल्ब R कांस्टेंट होगा, तो यानी कि पावर जो है V स्क्वायर के प्रोपोर्शनल, यानी कि P1 अपॉन P2 इज इक्वल टू V1 अपॉन V2 का होल स्क्वायर, यानी पावर वोल्टेज के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। यानी कि अगर आप वोल्टेज को हाफ करेंगे, तो यहाँ पे स्क्वायर है, तो हाफ का स्क्वायर 1/2 का स्क्वायर 1/4, तो यानी पावर 1/4 हो जाएगा। अब 100 का 1/4 क्या होगा, 25 वॉट, यानी कि ऑप्शन ए इज करेक्ट। फॉर्मूला आपको ये यूज करना है। क्लियर। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 7, अ वायर हैज नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया। डायग्राम में देख सकते हैं आप, नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया ऐसे इंक्रीज कर रहा है। ओके, नाउ इफ स्टेडी करंट कांस्टेंट करंट आई फ्लो थ्रू इट, तो ये करंट जो एंटर कर रही है उतनी करंट तो बाहर निकलेगी। कंजर्वेशन चार्ज, जितना चार्ज एंटर करेगा उतना बाहर निकलेगा, तो करंट तो सेम है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स करेक्ट, तो यहाँ बताओ करंट तो सेम आई। डिस्क स्पीड की बात कर रहे हैं,
तो ये आंसर तभी दे पाएंगे जब हमें करंट का ड्रिफ्ट स्पीड से रिलेशन पता होगा इन टर्म्स ऑफ एरिया। तो हमें पता है कि I इज इक्वल टू होता है NEAVD, I इज इक्वल टू NEAVD होता है। अब करंट सेम है, वायर गिवन है, नंबर डेंसिटी सेम है, E सेम है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो VD है, यहाँ पे जो VD है वो A के इन्वर्सली है। इस फॉर्मूले से क्लियर हो गया कि यहाँ पे N कांस्टेंट, E कांस्टेंट, करंट सेम है I, क्योंकि I यहाँ पे जो एंटर करेगा वही बाहर निकलेगा कंजर्वेशन चार्ज के अकॉर्डिंग। तो VD A के इन्वर्सली, अगर एरिया, यस ए यहाँ पे एरिया है, तो एरिया क्रॉस सेक्शन अगर आपका इंक्रीज करेगा तो VD डिक्रीज करेगा इन्वर्सली। तो आप देख सकते हो ऑप्शन कौन सा, डिप स्पीड डिक्रीज कहाँ कर रहा है ऑप्शन में, द डिप स्पीड डिक्रीज ऑन मूविंग फ्रॉम A टू B। यस, एरिया इंक्रीज हो रहा है और डिप स्पीड डिक्रीज हो रहा है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, टू बैटरीज ऑफ EMF 2 वोल्ट एंड 1 वोल्ट, इंटर्न रेजिस्टेंस गिवन है 1 ओम 2 ओम रिस्पेक्टिवली, यानी जो 2 वोल्ट का EMF है उसका इंटर्न रेजिस्टेंस 1 ओम है, और जो 1 वोल्ट का यस बैटरी है उसका इंटर्न रेजिस्टेंस 2 ओम है। कनेक्टिंग पैरेलल कॉम्बिनेशन, ओके, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल और बैटरी वाला कंसेप्ट है। इफेक्टिव बताना है तो पैरेलल का फॉर्मूला क्या होता है, बस फॉर्मूला बेस है, बस फॉर्मूला याद होना चाहिए। व्हाट इज द फॉर्मूला, ई इफेक्टिव जो पैरेलल के लिए EP अपॉन RP इज इक्वल टू E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2। अब इसमें वैल्यू पुट कर देनी है। अब एक और फॉर्मूला भी है ना इसमें, रेजिस्टेंस के लिए क्या होता है, वही जो रेजिस्टेंस का इंटरनेशनल का फॉर्मूला वही होता है जो कैपिटल R के लिए होता है, 1 अपॉन RP इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। ये फॉर्मूला आपको याद रहना चाहिए, तभी तो क्वेश्चन कर पाएंगे आप। तो नाउ वैल्यू पुट करते हैं, पहले 1 अपॉन RP फाइंड कर लेते हैं, फिर यहाँ पुट करेंगे। तो 1 अपॉन R पैरेलल निकाल लेते हैं, और R1 है 1 ओम, तो 1 अपॉन 1 प्लस R2 है 2 ओम, 1 अपॉन 2, तो 1 अपॉन R पैरेलल की जो वैल्यू यहाँ पर आई वो आपकी आई, यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड ऐसे करके ये 3/2 आ जाएगा, यानी RP इज इक्वल टू 2/3। RP आपका 2/3 आ गया। नाउ वैल्यू पुट करते हैं, EP फाइंड करना है, ठीक है, और EP फाइंड करना है अपॉन RP, बाद में RP के वैल्यू पुट कर देंगे 2/3। E1 है 2, R1 है 1, E2 है 1, R2 है 2। अब यहाँ पे EP अपॉन RP इज इक्वल टू, इसको आप सॉल्व कर सकते हैं एलसीएम लेकर के, ये हो जाएगा 4 प्लस 1 अपॉन 2, 5 अपॉन 2। ओके, अब यहाँ पे पुट करते हैं, यस, EP अपॉन RP की वैल्यू 2/3 इज इक्वल टू 5/2, क्रॉस मल्टीप्लाई, EP इज इक्वल टू 5/2 इंटू 2/3, 2 से 2 कैंसिल, 5/3 आ गया। ऑप्शन कौन सा सही है, 5/3, बी ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, यस, फिगर डायग्राम दिख रहा है आपको, रिप्रेजेंट अ पार्ट ऑफ क्लोज सर्किट, किसी क्लोज सर्किट का पार्ट है बट क्लोज तो है नहीं है, ये क्लोज नहीं बट ये क्लोज का पार्ट है। तो यहाँ पे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस होगा, वो फाइंड करना है। जैसा मैंने रूल बताया है मेरी थ्योरी वीडियो में, आप देख सकते हैं, मैं A से B जा रहा हूँ, मेरे लिए वही A माइनस बी, VA माइनस VB है। और रूल क्या मैंने बताया था, जब A से B जा रहे हो करंट के साथ चल रहे, तो साथ मतलब प्लस, और अगेंस्ट में चलोगे तो माइनस। तो क्या A से B जाते समय करंट आपके साथ है? तो करंट 2 इंटू रेजिस्टेंस R, IR वोल्टेज, तो ये 2 इंटू 2 मिल गया। अब आगे देखो, मैंने क्या बताया था, अगर आपके सामने बैटरी और सेल का पॉजिटिव पड़ता है तो प्लस लिखो, +3। ओके, अब 1 ओम आ गया, वही करंट की डायरेक्शन तो यही है, तो प्लस करंट है आपकी 2 एम्पेयर इंटू 1, B तक पहुंच गए। यस, तो यानी A से B गए हम, VA माइनस VB, और हमें मिला 2 इंटू 2, 4 प्लस 3 प्लस 2, हाउ मच, 9 वोल्ट। तो 9 वोल्ट इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, अ वायर हुज क्रॉस सेक्शन एरिया इज इंक्रीजिंग लीनियरली फ्रॉम इट्स वन एंड टू अदर एंड, पोटेंशियल डिफरेंस V वोल्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज रिमेन कांस्टेंट होना चाहिए, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी रिमेन्स कांस्टेंट होना चाहिए। अब यानी कि एरिया वेरी कर रहा है, जैसा कि अभी आपने इससे प्रीवियस क्वेश्चन में एक देखा था, इस तरह कोई क्वेश्चन था जहाँ ड्रिफ्ट स्पीड का एरिया से रिलेट किया था, तो इस तरीके से है। तो यहाँ पर एरिया इंक्रीज हो रहा है, और आपसे पूछा गया है कि इस तरीके से अगर आप यहाँ इस एंड से इस एंड पे देखें तो
कौन सी क्वांटिटी चेंज हो सकती है और कौन सी कांस्टेंट रहेगी। तो हमसे पूछा गया कौन सी कांस्टेंट रहेगी, तो आपको बता दें यहाँ पे करंट कांस्टेंट रहता है, कंजर्वेशन चार्ज के अकॉर्डिंग जितना चार्ज एंटर करेगा उतना बाहर निकलेगा, करंट कांस्टेंट रहेगी, बाकी सब चेंज होने वाली है। तो कैसे चेंज होगी, जो कि डिस्क स्पीड हम स्टडी कर ही चुके हैं फॉर्मूले से कि I इक्वल टू NEA VD के बेसिस पे, जब I सेम है तो VD A के इन्वर्सली, तो यानी VD भी चेंज हो रहा है। करंट डेंसिटी क्या होता है, करंट डेंसिटी J से डिनोट करते हैं I/A, ठीक है। इस साल के सिलेबस में मेंशन नहीं कर रखा मोबिलिटी, बट कॉम्पिटिशन्स में तो आता ही है। तो करंट पॉइंट एरिया, तो करंट कांस्टेंट है और एरिया चेंज होगा तो करंट डेंसिटी भी चेंज होगी, यानी ये भी चेंज हो रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड भी आपकी चेंज हो रही है, यस, क्योंकि जो VD का फॉर्मूला होता है स्मॉल e कैपिटल E टाउ अपॉन m, तो VD चेंज हो रहा है और E भी चेंज हो रहा है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि ऑप्शन सी इज करेक्ट, कि करंट हमारी कांस्टेंट है, बाकी सारे टर्म्स चेंज हो रहे हैं। नेक्स्ट, आपको असर्शन रीजन में कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं। फर्स्ट ए, इफ बोथ असर्शन रीजन आर करेक्ट, और रीजन ने से एक्सप्लेन किया तो ए आपका आंसर करेक्ट होगा। बी कह रहा है कि अगर असर्शन रीजन दोनों ही करेक्ट है लेकिन रीजन ने से एक्सप्लेनेशन नहीं दिया है तो आप बी लिखेंगे आंसर। और सी कह रहा है कि इफ असर्शन इज करेक्ट रीजन इज इनकरेक्ट, तो आप सी लिखेंगे। और डी कहता है कि भाई इफ बोथ असर्शन एंड रीजन, इफ बोथ असर्शन एंड रीजन आर इनकरेक्ट होना चाहिए, ठीक है। दोनों इनकरेक्ट होंगे तो डी लिखेंगे आप, दोनों इनकरेक्ट होंगे तो डी लिखना है आपको ना। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं क्या कहते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल्स ऑफ बैटरी इज ऑलवेज लेस देन द EMF ऑफ बैटरी। हमेशा क्या लेस होता है, आपको बता दें V इक्वल टू E माइनस IR, जिसने सिर्फ ये रटा हुआ है तो कहेगा वहाँ लेस होता है, लेकिन आपको बता दें ये ड्यूरिंग द डिस्चार्जिंग ऑफ सेल है, और V इक्वल टू E प्लस IR ड्यूरिंग चार्जिंग ऑफ सेल है। तो यानी कि लेस भी हो सकता है, ग्रेटर भी हो सकता है, डिपेंड कर रहा है कि चार्ज करें या डिस्चार्ज करें, यानी ये तो गलत हो गया, एसेशन रॉन्ग हो गया ना। रीजन क्या बता रहा है, ड्यूरिंग चार्जिंग ऑफ बैटरी V इक्वल टू E माइनस IR, चार्जिंग के लिए तो प्लस होता है, यानी ये भी गलत हो गया, यानी बोथ आर इनकरेक्ट। तो डी ऑप्शन लिखेंगे कि एसेशन रीजन दोनों ही इनकरेक्ट हैं। क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, एसेशन क्या कह रहा है, टू रेजिस्टेंस वायर, यस सोन इन द फिगर, ये वायर है, इसका अलग क्रॉस सेक्शन एरिया है, ये वायर इसका अलग क्रॉस सेक्शन एरिया है। क्या गिवन है, मटेरियल सेम है, ठीक है, मटेरियल सेम है, दे हैव इक्वल लेंथ, ठीक है, मटेरियल सेम है यानी रेजिस्टिविटी सेम रहेगी, लेंथ सेम है बट एरिया डिफरेंट है। तो आर का फॉर्मूला होता है रो L बाय ए, तो जिसका एरिया ज़्यादा रेजिस्टेंस कम, और जिसका एरिया कम रेजिस्टेंस ज़्यादा। अब ये आगे देखते हैं, मोर हीट इज जनरेटेड इन वायर ए, यस वायर ए में ज़्यादा हीट जनरेट होगी। तो हीट का जो फॉर्मूला है, क्योंकि दोनों सीरीज में कनेक्टेड हैं तो करंट वाला फॉर्मूला लेंगे, क्योंकि करंट सेम रहते, तो I² RT वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। अब देखो जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, क्योंकि सीरीज में कनेक्टेड तो I सेम हो जाएगा, I वाला फॉर्मूला। अगर पैरेलल होता तो V लेते, V² अपॉन R वाला हो जाता फिर। तो फिलहाल ये फॉर्मूला यूज़ होना है HR के प्रोपोर्शनल। तो रेजिस्टेंस जिसका ज़्यादा हीट ज़्यादा होगा, रेजिस्टेंस किसका ज़्यादा, जिसका एरिया क्रॉस सेक्शन कम होगा। तो यानी कि ए वाले का रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा तो हीटिंग ज़्यादा होगी, यही तो कह रहा है, मोर हीट इज जनरेटेड इन वायर ए, सही कहा बिल्कुल। अब रीज़न क्या बता रहा है कि HR के प्रोपोर्शनल है सीरीज़ के लिए, सही है, HR के प्रोपोर्शनल है और इसी वजह से ए में ज़्यादा हीट प्रोड्यूस हो रही है, यानी कि एसेशन सही, रीज़न ने ही सही एक्सप्लेन कर दिया है, तो हम कह सकते हैं कि ऑप्शन ए इज करेक्ट। ओके, तो नेक्स्ट, yes, next question, question number 13, how does the mobility of electrons in a conductor changes if the potential difference applied across the conductor is doubled, keeping length and temperature of the conductor constant। ध्यान रखना है कि length and temperature ये constant है और हमें mobility find करनी है। क्या है कि potential difference को हमने क्या किया, डबल कर दिया, ठीक है, क्वेश्चन समझ आया। मोबिलिटी, हाउ डज द मोबिलिटी चेंज, मोबिलिटी में क्या चेंज आया जब पोटेंशियल डिफरेंस को डबल किया। ध्यान रखना है लेंथ एंड टेम्परेचर चेंज नहीं किया। तो आपको पहले तो मोबिलिटी अगर फाइंड करना है कि क्या चेंज आया, तो मोबिलिटी क्या होती है, व्हाट इज मोबिलिटी, फॉर्मूला पता है,
फॉर्मूले से सब कुछ है, फॉर्मूला फिजिक्स में याद रखना है आपको हमेशा, फॉर्मूले से डेफिनेशन है, फॉर्मूले से कंसेप्ट क्वेश्चन सॉल्व करना है और फॉर्मूले से न्यूमेरिकल्स होते हैं। तो मोबिलिटी म्यू से डिनोट कर रहे हैं एंड इट इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये फॉर्मूला है डेफिनेशन का, व्हाट इज मोबिलिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन ये है डेफिनेशन का, जब वी की वैल्यू हम पुट कर देते हैं स्मॉल ई कैपिटल ई अपॉन एम इंटू टाउ और ये इलेक्ट्रिक फील्ड ई कैंसिल हो जाता है, तो जो मोबिलिटी का फॉर्मूला है वो स्मॉल ई टाउ अपॉन एम मिल जाता है। यानी जो इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी है, जो कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, उनकी जो मोबिलिटी है वो इलेक्ट्रॉन के चार्ज पे डिपेंड कर रही है जो कि कांस्टेंट है, टाउ टेम्परेचर पे डिपेंड कर रही है और एम मास पे। तो यहाँ पर हमने क्या किया कि टेम्परेचर कांस्टेंट है और यहाँ पे ना कोई पोटेंशियल डिफरेंस वाला है ना टर्म लेंथ वाला है, तो यानी कि मोबिलिटी क्या रहेगी, पोटेंशियल डिफरेंस के डबल करने पे यहाँ पे कोई पोटेंशियल वाला कंसेप्ट तो है नहीं, तो पोटेंशियल डिफरेंस को डबल करो चाहे ट्रिपल करो, मोबिलिटी डिपेंड कर रही है टेम्परेचर पे, क्योंकि ई और एम वो भी कांस्टेंट है, तो इसका मतलब मोबिलिटी में कोई चेंज नहीं आएगा। तो क्या कहेंगे, मोबिलिटी विल नॉट चेंज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, हाउ इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी इन अ कंडक्टर अफेक्टेड विद राइज इन टेम्परेचर। ड्रिफ्ट वेलोसिटी, यस, ड्रिफ्ट वेलोसिटी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा अगर टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे। तो अगेन फॉर्मूला एक्सप्रेशन से ही है, फॉर्मूला क्या होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी का, अभी स्टडी किया, वी डी इज इक्वल टू स्मॉल ई कैपिटल ई टाउ अपॉन एम, और टाउ जो है वो रिलैक्सेशन टाइम है, वो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। जैसा कि हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे, दिस इज द एरो मीन्स इंक्रीज कर रहे हैं, तो जो टाउ होता है यानी जो रिलैक्सेशन टाइम होता है वो डिक्रीज हो जाता है, और जब टाउ डिक्रीज हो जाता है तो आप देख सकते हैं इस फॉर्मूले में कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो है वो टाउ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो मतलब ये कि जब टेम्परेचर राइज होगा तो रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज होगा, और जब रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज होगा तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी डिक्रीज होगी। क्लियर कंसेप्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, IV ग्राफ देख सकते हैं आप, IV ग्राफ गिवन है फॉर अ मेटलिक वायर, एक वायर के लिए गिवन है, बट टेम्परेचर चेंज किया गया है T1 T2 टेम्परेचर पे, लेट 25 डिग्री सेल्सियस पे एक ग्राफ प्लॉट किया है और एक 45-50 पे, तो डिफरेंट टेम्परेचर पे ग्राफ प्लॉट किया लेकिन वायर वही है। एज सोन इन द फिगर, आपको बताना है विच ऑफ द टू टेम्परेचर इज लोअर, इनमें से कौन सा टेम्परेचर की वैल्यू कम है, T1 लेस देन T2 है या T2 लेस देन T1 है, एंड क्यों, एक्सप्लेन भी करना है। तो हमें यहाँ पे कंसेप्ट बताना है कि जो रेजिस्टेंस है वायर का वो, क्योंकि जो रेजिस्टेंस होता है वो मेजर करता है स्लोप ऑफ VI ग्राफ, और यहाँ IV है तो 1/R मेजर करेगा, तो स्लोप ऑफ I और V ग्राफ है यहाँ पर, तो वो 1/R मेजर करेगा, 1/R, यानी जिसका स्लोप ज़्यादा होगा उसका R कम होगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि स्लोप ये ज़्यादा है, तो यानी कि R1 इसके करस्पॉन्डिंग जो रेजिस्टेंस है वो कम होगा, और ये स्लोप देखो IV ग्राफ है, मैं IV कह रहा हूँ VI नहीं, V और I होता तो उल्टा होता, स्लोप ज़्यादा तो रेजिस्टेंस ज़्यादा, ये V होता ये I होता, तो ये IV ग्राफ है, ध्यान से देखना I और ये V है, तो ये स्लोप ज़्यादा है, तो स्लोप ज़्यादा है तो R इसका मतलब कम है तभी स्लोप ज़्यादा है, तो T1 के करस्पॉन्डिंग R1, T2 करस्पॉन्डिंग R2, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर कौन सा स्लोप ज़्यादा है, दिस वन, तो यानी कि R1 जो है वो लेस देन R2 है। अब हमें ये भी पता है कि जो रेजिस्टेंस है वो टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, रेजिस्टेंस इंक्रीज होता है विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, तो यस अगर रेजिस्टेंस R2 ज़्यादा है तो मतलब टेम्परेचर T2 ग्रेटर है, तो दिस इम्प्लाइज जो आपका T2 है वो ग्रेटर देन T1 है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, डिफाइन द टर्म ड्रिफ्ट वेलोसिटी। डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, चाहे वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी की चाहे वो रिलैक्सेशन टाइम की, ये डेफिनेशन एक्सप्लेन कर चुका हूँ, अगेन बताता हूँ व्हाट इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इट इज एन एवरेज वेलोसिटी विद विच एन इलेक्ट्रॉन is drifted from one end of the conductor to other end due to the presence of electric field. Okay. Second, on the basis of electron, yes, electron drift हो रहा है, derive an expression for the resistivity. Resistivity का expression बताना है of a conductor in terms of number density, rho यानी resistivity in terms of number density of free electron यानी small n, relaxation time tau होता है, and बताना है कि किन factors पे resistivity depend करती है। तो पहले डेरिवेशन करते हैं।
तो यस, फॉर्मूला क्या आपने स्टडी किया है, आपने फॉर्मूला आई इक्वल टू एन ई वी डी स्टडी किया हुआ है, ठीक है। एंड यहाँ पे वी डी का फॉर्मूला भी आप स्टडी कर चुके हैं, ई कैपिटल वी एम एल टाउ, और यहाँ पे जब वी डी की वैल्यू आपने पुट की तो आपको क्या मिला, एन ई ए, वी डी की वैल्यू पुट की स्मॉल ई कैपिटल वी एम एल टाउ, और यहाँ से आई आपको मिल गया क्या, एन ई स्क्वायर ए टाउ अपॉन एम एल, ओके, टाइम्स ऑफ वी। और यहाँ से हमने जब v पोस्ट टू आई के अकॉर्डिंग किया तो जो v है एम एल अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ ए लिख दिया टाइम्स ऑफ i, और ये जो टर्म है आपको r यानी रेजिस्टेंस मिल गया, एम एल अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ ए। और रेजिस्टिविटी क्या हमें फाइंड करना है, n और टाउ के टर्म में, तो जो r होता है वो रो l बाय ए होता है, इससे कंपेयर करने पे जो आपको रो मिलेगा m अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ मिलेगा। तो ये है रेजिस्टिविटी m अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ, ओके। अब आप यहाँ से देख सकते हैं कि रो इज इक्वल टू m अपॉन n स्मॉल n नंबर डेंसिटी ई स्क्वायर टाउ, तो यहाँ पर m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, e इलेक्ट्रॉन का चार्ज, जो कि ये दोनों टर्म कांस्टेंट रहते हैं, किसी भी वायर में ये सेम रहेगा, लेकिन जो m है वो नंबर डेंसिटी है और टाउ रिलैक्सेशन टाइम है, तो यहीं से फैक्टर्स का पता चलता है कि किन फैक्टर पर डिपेंड करेगा। तो रेजिस्टिविटी आपकी लेंथ एरिया पर डिपेंड नहीं करती, ये स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी कहलाता है, लेकिन लेंथ एरिया पर डिपेंड नहीं करता। फॉर्मूला ये देखो, ये डिपेंड करता है नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, जो कि डिफरेंट वायर की डिफरेंट होती है, सिल्वर की अलग होगी, कॉपर की अलग होगी, और टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा, क्योंकि टेम्परेचर के अकॉर्डिंग टाउ चेंज होता है। तो यानी कि नेचर ऑफ मटेरियल एंड टेम्परेचर पे डिपेंड करता है रेजिस्टिविटी, ओके, क्लियर। नेक्स्ट, गिवन फिगर शोज अ प्लॉट ऑफ करंट वर्सेस, यस, आई का ग्राफ दिया हुआ है टाइम के साथ, जो करंट थ्रू द वायर है वो टाइम के साथ इस तरीके से वेरी करे, ग्राफ दे रखे आप, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। करंट पहले इंक्रीज हुई लीनियरली 0 से 5 सेकंड के लिए, उसके बाद करंट कांस्टेंट हो गई इस तरीके से, 5 से 10 सेकंड के बीच में करंट कांस्टेंट होगी, तो 0 से 5 सेकंड के बीच में इंक्रीज हुई और 5 से 10 सेकंड के बीच में करंट कांस्टेंट हो गई। तो करंट 0 से 5 एम्पेयर हुई इन 5 सेकंड, और उसके बाद वो 5 एम्पेयर कांस्टेंट रह गया 5 to 10 सेकंड के लिए। अब आपको इसमें फाइंड करना है कि चार्ज फ्लो कितना होगा, ये क्वेश्चन मैंने वीडियो में एक्सप्लेन कर रखा है, ओके। तो आपको बता दें, जो चार्ज होता है फ्लो वो 0 से t टाइम इंटरवल में करंट इंस्टेंटेनियस आई डी टी इंटीग्रेशन से आता है, और यहाँ से पता चलता है कि ये एरिया अंडर आई टी ग्राफ के इक्वल है, एरिया अंडर आई टी ग्राफ के इक्वल, और उस टाइम इंटरवल के लिए 0 से t। तो यहाँ टाइम इंटरवल क्या है, आपको 10 सेकंड के लिए देना है, 0 से 10 सेकंड के बीच में, तो 0 से 10 सेकंड के बीच में ये एरिया, दिस एरिया, तो एरिया फाइंड कर लो, वो चार्ज आ जाएगा आपका। दिस इज द ट्रेपेजियम एंड व्हाट इज एरिया, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड, ये 10 और ये 5, 10 + 5 इंटू इनके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये 5, तो ये आ गया हाफ, यस, 10 + 5 15 इंटू 5। अब आप कैलकुलेशन कर लेना, ये कूलम में आ जाएगा। तो इस तरीके से हमने चार्ज फाइंड कर लिया, क्लियर। नेक्स्ट, एस्टिमेट द एवरेज डिस्क स्पीड ऑफ कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ कॉपर वायर ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया दे रखा है 1 × 10⁻⁷ मीटर स्क्वायर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए गिवन है, करंट 1.5 एम्पेयर गिवन है, नंबर डेंसिटी गिवन है 9 × 10⁻28 पर मीटर क्यूब, यूनिट वॉल्यूम में इतने फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो आपको जो गिवन है वो ए, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1.0 यानी 1 भी कह सकते हैं, 10⁻⁷ मीटर स्क्वायर, ओके। एंड करंट गिवन है 1.5 एम्पेयर, चाहे 3/2 एम्पेयर भी लिख सकते हैं, और नंबर डेंसिटी गिवन है 9 × 10⁻28 मीटर पर मीटर क्यूब, यूनिट वॉल्यूम में इतने फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, और फाइंड करना है वीडी। तो जब आपने क्वेश्चन सही से रीड कर लिया तो आपको ये मिल गया कि आपको ए आई एन वी डी गिवन है, और फिर आपको आइडिया लग जाएगा कि फॉर्मूला कौन सा लगेगा, क्योंकि अगर आपने क्वेश्चन सही से समझ लिया और गिवन लिख दिया तो फिर फॉर्मूला तो आपको याद है, तो स्ट्राइक कर जाएगा माइंड में कि हाँ ये फॉर्मूला यूज होगा। और फॉर्मूला आई और वी डी और ए में क्या रिलेशन, आई इज इक्वल टू एन ई ए वी डी, आई इज इक्वल टू एन ई ए वी डी,
यस आई की जगह 1.5, चाहे आप 3/2 रख दें, ठीक है, जिसको कैलकुलेशन प्रॉब्लम होती है 1.5 या 15/10 या 3/2 भी लिख सकते हैं। एन 9 इंटू 10 की पावर 28, इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 10 की पावर -19 कूलम, एरिया 1 इंटू 10⁻⁷ को चलो 10⁻⁷ लिख देते हैं, एंड वी डी फाइंड करने। तो फ्रॉम हेयर वी डी आपको मिल जाएगा, यस वी डी मिल जाएगा 3/2 इंटू 1.6 10 की पावर -19 इंटू 9 इंटू 10 की पावर 28 इंटू 10 की पावर -7। और सिंप्लीफाई करना चाहेंगे तो आपको बता दें 1/e, यानी 1/e जो होता है 6.25 10 की पावर 18 होता है, सॉरी। तो ये आपका 3/2 और ये 1.6 1/1.6 10 का -19 को लिख सकते हैं 6.25 10 की पावर 18 लिख सकते हैं, और ये 9 इंटू 28 है आपका, यस 28 - 7 10 की पावर 21 हो जाएगा। और देखो ये कैलकुलेशन सिंपल हो गई आपकी कैलकुलेशन, ये 3 जा और आप 2 3 जा 6 हुआ। आप यहाँ से देख सकते हैं 6.25/6 इंटू 10 की पावर 18 हो, ये 21, यस -3 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा, और -3 की वजह से आप देखेंगे तो मिलीमीटर पर सेकेंड में आ जाएगा। 6.25/6 करना है आपको, 1 पॉइंट समथिंग, यस 10 की पावर -3 मीटर पर सेकेंड यानी मिलीमीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में 19, अ 10 वोल्ट सेल ऑफ नेग्लिजिबल इंटरनेशंस, इंटरनेशंस नेग्लिजिबल, स्मॉल r इसका 0 है, इस कनेक्टेड इन पैरेलल अक्रॉस द बैटरी ऑफ EMF 200 वोल्ट, उसके अक्रॉस कनेक्ट है वो 200 वोल्ट का EMF कनेक्टेड, ये लेकिन क्या है जो 200 वोल्ट का EMF कनेक्टेड है, तो यहाँ बगल में इंटरनेशंस दिखा दिया गया है 38, ये इसका रेजिस्टेंस दे दिया गया है 38 ओम के, डायग्राम में क्लियर है, इसके अक्रॉस कनेक्टेड है ऐसे करके। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट इन द सर्किट, इस सर्किट में करंट क्या होगी, ये जो बैटरी कनेक्टेड है 10 वोल्ट के अक्रॉस, इसका 38 ओम इंटरनेशंस दे रखा है। समझ लो कि ये इस तरीके से सेल को चार्ज कर रहा है, चार्जिंग ऑफ सेल भी मान सकते हैं, क्योंकि इससे करंट निकल करके इधर जाएगी, इसके प्लस की तरफ जाएगी, ये माइनस है, ये प्लस ये माइनस है, तो समझ लो चार्जिंग ऑफ सेल के अकॉर्डिंग। अब करंट का फॉर्मूला क्या होता है, I = E नेट वैल्यू अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, और टोटल रेजिस्टेंस क्या है यहाँ पर, सीधे सीधे 38 ओम है, 38 ओम, ठीक है। ई नेट की वैल्यू क्या आएगी आप देख सकते हो, ये 200 इधर करंट जाएगा, ये 10 इधर, तो दोनों अपोजिट में माइनस भी कर सकते हैं, तो 200 - 10 कह दिया ई नेट अपॉन 38, तो I = या किरचॉफ लॉ से भी हो सकता है, किरचॉफ रूल के अकॉर्डिंग भी आपका आ जाएगा, बट यहाँ से भी सिंपल है, I = नेट EMF अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, तो नेट आपका माइनस होके 200 - 10 और अपॉन 38 टोटल रेजिस्टेंस है, तो ये आपका 190/38 एम्पियर, और इसको आप कैलकुलेट करके वैल्यू एग्जैक्टली सॉल्व कर सकते हैं। कंसेप्ट क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, इन द गिवन सर्किट, किरचॉफ लॉ पे बेस है, इन द गिवन सर्किट पॉइंट ए को हमें ट्रीट करना है जीरो पोटेंशियल। लेट मान लिया कि जो पॉइंट ए है VA जो है वो जीरो पोटेंशियल मान लिया गया है। यूजिंग किरचॉफ रूल टू डिटरमाइन द पोटेंशियल एट पॉइंट बी, तो बी पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होगा, VB हमें फाइंड करना है, इस पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होगा। तो पहले पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे VA - VB, और VA को जीरो कर देंगे, ठीक है, तो ये और फिर VB आ जाएगा। अब आप देख सकते हो कि VA - VB चाहिए तो हमें एक पाथ लेना पड़ेगा, क्लोज पाथ लेंगे तो समेशन V जीरो हो जाएगा, और अगर हमें VA और VB का डिफरेंस चाहिए तो किरचॉफ रूल लगा करके हमें A से B का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। उसके लिए A से B जाना पड़ेगा, उस रास्ते पे चलना पड़ेगा, वो रास्ता जो कि हमें A से B की तरफ ले जा रहा है। तो वो रास्ते तो बहुत सारे हैं, ऐसे जा सकते हो, ऐसे जा सकते हो, और ये बीच में रास्ता। लेकिन आप सोचेंगे ये रास्ता तो बड़ा ऐसे घूम करके जा रहा है, ऐसे जाएं, लेकिन ये तो अननोन है ना R1, ये भी अननोन है R, तो ये रास्ता लेंगे, उसमें सारी वैल्यू पता है, तो हम जा रहे हैं A से B की तरफ, लेकिन रास्ता क्या हमारा, पाथ क्या हमारा, पाथ है हमारा A से C, C से D, D से B, A से C, C से D और D से B, ओके, A C D B जा रहे हैं, क्लोज पाथ नहीं है ये, इसीलिए समेशन भी जीरो नहीं होगा। A से C, C से D, D से B जा रहे हैं, तो हमें यहाँ से VA माइनस जो VB मिलेगा इस पाथ के अकॉर्डिंग, वो देखो, तो
ए से सी जा रहे हैं, तो यहाँ पे फिलहाल करंट देखो ये 1 एम्पेयर कैसे करके, तो हम दिखा रहे हैं कि ये 1 एम्पेयर की करंट है। ओके, अब ये देखो इस जंक्शन डी पॉइंट पे देखो, एट जंक्शन डी, एट डी देखो आप, ये 2 एम्पेयर की इधर, ये 1 एम्पेयर की, तो क्लियर हो गया कि ये 1 एम्पेयर, यानी कि जो आप देख सकते हो डी से सी की तरफ जो करंट आएगी एट डी पे जंक्शन रूल लगाएंगे तो आपको ये 2 एम्पेयर इधर 1 एम्पेयर और इधर 1 एम्पेयर मिल गया। क्लियर हो गया? तो वी ए माइनस वी बी आप सॉल्व कर सकते हो क्योंकि 2 ओम के थ्रू करंट चाहिए था वो हमें मिल चुका है। अब आप ए से सी की तरफ जा रहे हैं, फिलहाल यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस नहीं तो इस 1 एम्पेयर का यूज़ करना नहीं है, लेकिन आगे जो है इस 2 ओम के थ्रू इस 1 एम्पेयर का कंसेप्ट यूज़ करना है। क्या है, स्टार्ट करते हैं। ए से बी की तरफ जा रहे हैं, तो ए से बी की तरफ स्टार्ट करें। अब ए से स्टार्ट किया हमने, आगे गए। यस, मैंने जो रूल आपको थ्योरी वाली वीडियो बताया उसके अकॉर्डिंग चलना। आप ए से इधर गए, माइनस साइन आपके सामने आया तो -1 वोल्ट, 2 वोल्ट होता तो -2, क्योंकि माइनस सामने आया आपके, ये माइनस, ठीक है, ये प्लस, -1 वोल्ट हो गया। सी से डी, आप सी से डी जा रहे हो, हम सी से डी जा रहे हैं, तो करंट हमारे अपोजिट है, ये देखो, तो माइनस साइन लगाना पड़ेगा। तो यस, माइनस करंट 1 इंटू रेजिस्टेंस 2, ये वोल्ट में आ गया, I इंटू आर। और फिर अब डी से बी की तरफ जा रहे हैं, जब डी से बी के जा रहे हैं तो अगेन आप यहाँ देख सकते हो कि यहाँ पर ये बड़ी लाइन है प्लस और ये स्मॉल लाइन नेगेटिव। तो ये जो आपके लाइन्स ड्रॉ हैं, बैटरी का पॉजिटिव बड़ी और नेगेटिव को स्मॉल लाइन्स दिखाते हैं। तो पॉजिटिव की तरफ जा रहे हो डी से बी, प्लस सामने पड़ गया ना आपको, प्लस सामने पड़ा आपको, तो यहाँ पर प्लस और वो भी 2 वोल्ट, तो +2 लिख दिया। अब बी तक पहुँच चुके हैं। क्लियर? तो ए से सी गए, सी से डी गए, डी से बी गए, और वही रूल ध्यान रखा कि अगर हमारे सामने बैटरी का प्लस पड़ता है तो प्लस में लिखेंगे वोल्टेज, माइनस पड़ेगा तो माइनस में। करंट के साथ चलेंगे तो I इंटू आर प्लस होगा, करंट के अपोजिट चलेंगे तो I इंटू आर जो होगा, बट माइनस साइन लगाना पड़ेगा जैसे कि यहाँ लगा रखा है। तो आपको मिल गया क्या, -1 -2 और ये +2, तो -2 +2 गया, -1 आया, और वी ए क्या है आपका 0 माना गया है, और वी बी 0 माइनस वी बी, तो माइनस वी बी इक्वल टू -1 और वी बी इक्वल टू आपको 1 वोल्ट बहुत ईजिली मिल गया। देखो इतने से स्टेप में मिल गया, ठीक है। तो ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन मिल जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 21, इन द सर्किट शोन, डायग्राम यहाँ गिवन है, R1 4 ओम है और R2 R3 एंड R4 भी है यहाँ पर 15 ओम, ये तीनों 15 ओम है हमारे। R2 R3 R4 ये 15 ओम गिवन है, R1 हमारा 4 ओम है, तो दिस इज द 4 ओम, और ये तीनों 15 ओम है। कैलकुलेट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस एंड द करंट, तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताना है और ये जो करंट है वो फाइंड करना है, इस प्लस से निकल के माइनस की तरफ, तो I फाइंड करना है, या इसमें I1 लिखा तो I1 फाइंड करना है। तो इक्विवेलेंट क्या है, सिंपल, ये देखो ये पॉइंट और ये पॉइंट, इस R3 का भी ये पॉइंट है एंड पॉइंट, इस R4 का भी यही एंड पॉइंट है, और इस R2 का भी वही एंड पॉइंट है, बीच में कोई रेजिस्टेंस नहीं है। ये तीनों आप देख लो, ध्यान से देखो आप तीनों, ये तीनों आपके पैरेलल में कनेक्टेड है, यानी कि 1/R, तीनों का इक्विवेलेंट का क्या नाम देंगे, 2 3 4, R2 R3 R4, यानी R2 3 4, दोनों तीनों को मिलाया तो तीनों का नाम ऐसा रखा कि हमें पता जाएगा हमने इन तीनों को कंबाइन करके इफेक्टिव वैल्यू लिख रहे हैं। तो हमारा इक्विवेलेंट क्या है, R2 3 4, 1/R2 1/R3 और प्लस 1/R4, यही तो है पैरेलल कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला। और जब इसमें वैल्यू पुट करेंगे, हमें पता है कि तीनों वैल्यू सेम हैं, वो है 15 ओम, तो 1/15 प्लस 1/15 प्लस 1/15 क्या आएगा, 3/15 आएगा। ओके, और 3/15 मीन्स 3 5 15 होता है, तो 1/5 इज 1/R234, तो दिस इम्प्लाइज R234 इज 5 ओम, ये 5 ओम आ चुका है। क्लियर? नाउ क्योंकि अब R1 बचा है तो R1 4 ओम है, और R1 जो 4 ओम है यहाँ पे R234 के साथ वो सीरीज में है, तो जो R इक्विवेलेंट आया वो R1 प्लस R234 आया, यानी कि 4 + 5 9 ओम आया, 4 + 5 9 ओम आया। नाउ द करंट इज I या I1 जो माना है, यस वोल्टेज E है अपॉन टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमारा 9, E आपको दे रखा है 10 वोल्ट, तो 10/9, ओके 10/9 1.1
अप्रॉक्स एम्पियर में करंट आ गई। क्लियर है, सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, ड्रॉ प्लॉट शोइंग द वेरिएशन रेजिस्टिविटी का ग्राफ बनाना है कंडक्टर के लिए एंड सेमीकंडक्टर के लिए विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। ठीक है, तो कंडक्टर में जो होता है टेम्परेचर के इंक्रीज होने के साथ रेजिस्टिविटी इंक्रीज होता है, कंडक्टर कॉपर एल्यूमिनियम जैसे, तो ये इस तरीके से ग्राफ होगा, इस तरीके से इंक्रीज होगा। और सेमीकंडक्टर में इन्वर्सली होता है, सेमीकंडक्टर में इन्वर्सली होता है। तो ये आपका कंडक्टर या मेटल है उसके लिए है, और ये सेमीकंडक्टर के लिए है। सेमीकंडक्टर में आपका जो है रेजिस्टिविटी डिक्रीज होती है, क्योंकि जैसे जैसे आप टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे उतने नंबर ऑफ आपको जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स फ्री होकर के अवेलेबल होंगे फॉर द कंडक्शन, वहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स फॉर्म होते हैं। ठीक है, तो सेमीकंडक्टर्स में जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्री होंगे उतने ही आपके होल्स बनेंगे, तो वहाँ पर एक तरीके से कंडक्टिविटी बढ़ती है, रेजिस्टिविटी कम होती है। और ये ग्राफ इन्वर्सली आप इस तरीके से ड्रॉ कर देंगे। क्लियर हो गया। ये सेमीकंडक्टर, और सेमीकंडक्टर क्या, सिलिकॉन जर्मेनियम अगर आपको कहा जाए तो वो सेमीकंडक्टर होता है। तो सेमीकंडक्टर चैप्टर आपने स्टडी किया होगा, उसमें है। तो ये ग्राफ प्लॉट कर दिया हमने। नाउ ये हो गया। बी, राइट द एक्सप्रेशन ऑफ रेजिस्टिविटी इन टर्म्स ऑफ नंबर डेंसिटी एंड रिलेक्शन टाइम। अभी इसी में डिराइव किया था हमने। ठीक है, तो रो एक्सप्रेशन लिखना है, डिराइव कहेंगे तो डिराइव करना है, या राइट कहा है तो लिखना है सिर्फ। और ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 1 मार्क्स ही हो गए, 1 मार्क्स ही हो गए। और एन एक्सप्रेशन इज रो इज इक्वल टू m अपॉन एनी स्क्वायर टाउ। फॉर्मूले ज़रूर याद रखना है। पूरा कोशिश करना है कि एक चैप्टर तैयार करने के बाद आप 1 से 2 पेजेस में सारे फॉर्मूले स्टेप बाय स्टेप आप लिख सके। फॉर्मूले आपको जरूर याद होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, द प्लॉट ऑफ वेरिएशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ कॉम्बिनेशन ऑफ 3 आइडेंटिकल सेल्स। 3 सेल्स आइडेंटिकल हैं, वो सीरीज में कनेक्टेड है। 3 सेल्स सीरीज में कनेक्टेड है। फॉर्मूला आपको पता है सेल्स का, सीरीज का। तो सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए यस, E1 प्लस E2 प्लस E3, और तीनों आइडेंटिकल हैं, तो मतलब 3 टाइम्स ऑफ E। क्लियर। एंड उनका इंटरनेशंस भी होगा, तो इंटरनेशंस भी सीरीज का क्या, R सीरीज R1 प्लस R2 प्लस R3, और आइडेंटिकल हैं तो तीनों के R भी सेम है, तो 3R। अब ये ग्राफ है V वर्सेस I, V वर्सेस I ग्राफ है। ठीक है, तो हमें जैसा फॉर्मूला पता है कि V इज इक्वल टू E माइनस आई आर, तो यानी कि ये इक्विवेलेंट के अकॉर्डिंग है, तो V जो तीनों के अक्रॉस टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है वो V ई एस माइनस आई आर एस के अकॉर्डिंग। आप देख सकते हो यहाँ पर क्या है, इस पॉइंट पे y एक्सिस पे अगर V है तो यहाँ करंट 0 होती है, और एक्सिस पे y 0 यानी V 0 होता है। अब यहाँ देख सकते हो इस वैल्यू से कि यहाँ पर आपका जो है I 0 के लिए है, और I 0 के लिए V इक्वल टू ई एस है, और दैट इज 6 वोल्ट है, तो ई एस सीरीज कॉम्बिनेशन का 6 वोल्ट आया, और ई एस क्या है 3E, तो 3 टाइम्स ऑफ E इज इक्वल टू 6 वोल्ट, और ई एम एफ ऑफ ई सेल आ जाएगा 6/3, दैट इज 2 वोल्ट। हमारा आंसर आ गया। तो ई एम एफ ऑफ ई सेल इज 2 वोल्ट। ओके, अगर आपसे इंटरनेशनल पूछा जाता तो इंटरनेशनल तो स्लोप से आ जाता, तो जो इंटरनेशनल आर एस आता वो स्लोप से आता, परपेंडिकुलर ऑन बेस से 6/1 से 6 ओम आ जाता, और ये इक्विवेलेंट है यानी 3R के इक्वल है, तो 3R इज इक्वल टू 6 ओम, तो इंटरनेशनल भी हमारा यहाँ पे 2 ओम आ जाएगा। ओके, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, 2 कंडक्टिंग वायर्स X एंड Y सेम डायमीटर सेम है, यानी एरिया क्रॉस सेक्शन सेम है, कनेक्टेड अक्रॉस अ बैटरी इफ द नंबर डेंसिटी ऑफ X इज ट्वाइस दैट इन Y, नंबर डेंसिटी इन X इज ट्वाइस दैट इन Y, तो यानी कि आपको क्लियर है कि जो NX है वो 2 टाइम्स ऑफ NY है। X की नंबर डेंसिटी Y से डबल है, बाकी एरिया क्रॉस सेक्शन सेम है, A ऑफ X और A ऑफ Y सेम है क्योंकि डायमीटर सेम है। फाइंड द रेशियो ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द 2 वायर्स, और 2 वायर्स में ड्रिफ्ट वेलोसिटी की रेशियो बतानी, VDX बताना है, ये X है, और ये VDY बताना है। तो हमें पहले कहाँ कनेक्ट किया है, कनेक्टिंग सीरीज में है या पैरेलल में, ऐसा कुछ मेंशन है नहीं मेंशन है, तो आपको दोनों केस बता दूं कि सीरीज में अगर कनेक्ट है तो क्या होगा, पैरेलल में कनेक्ट है तो क्या होगा। तो अगर हम कहें फर्स्ट कि सीरीज में अगर कनेक्ट है,
ठीक है। अगर सीरीज़ में कनेक्टेड है तो सीरीज़ में क्या होता है, करंट सेम रहती है। तो फॉर सीरीज़ कॉम्बिनेशन अगर सीरीज़ में कनेक्टेड है ये वायर तो आपको बता दें आई सेम रहती है, तो आई सेम रहता है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि आई थ्रू जो एक्स है वही आई थ्रू वाई होगा, यानी कि एन एक्स ई ए एक्स वी डी एक्स इज इक्वल टू एन वाई, ई तो वही रहता है, ए वाई वी डी वाई। और क्योंकि यहाँ पे हम देख सकते हैं ए एक्स ए वाई के इक्वल हो, तो ए एक्स ए वाई कट गया, एन एक्स आपका एन वाई से डबल है, और यहाँ से आप देख सकते हो ई भी कैंसिल हो रहा है, वी डी एक्स अपॉन वी डी वाई अगर आप फाइंड करें तो वो इन्वर्सली है एक्स के, एन एक्स के, तो यहाँ पर एन वाई अपॉन एन एक्स मिलेगा और 1/2 आ जाएगा, क्योंकि एन एक्स आपका 2 टाइम्स ऑफ एन वाई है, तो ये आपका 1/2 आ गया ये रेशियो, ठीक है। तो फॉर सीरीज के लिए हो गया, बट पैरेलल के लिए क्या, तो पैरेलल के लिए वी डी का फॉर्मूला स्मॉल ई कैपिटल वी एम एल अपॉन टाउ, ओके। यहाँ पर तो पैरेलल में तो वी सेम रहता है, वी सेम रहता है, और यहाँ पे वो कोई नंबर डेंसिटी वाला टर्म नहीं है, ठीक है। और वायर की अगर लेंथ सेम है, ठीक है, 2 वायर्स, हाँ अभी नहीं कुछ यहाँ पे कहा, तो हम मान लेते हैं कि अगर वायर की लेंथ सेम है और पोटेंशियल डिफरेंस सेम लगाया तो इस केस में वी डी एक्स वी डी वाई के इक्वल होगा। मैं आपने अपनी तरफ से बना दिया है, किस तरह क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। इस केस में ये रेशो 1:1 रहेगा अगर सेम लेंथ है और सेम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया है, भले ही नंबर डेंसिटी अलग है तो। क्लियर। नेक्स्ट सेकंड पार्ट, 2 वायर्स ऑफ इक्वल लेंथ, वन ऑफ कॉपर एंड अदर ऑफ मैग्नीनिन हैव द सेम रेजिस्टेंस, विच वायर इज थिकर। तो लेंथ की बात कर रहे हैं, थिकनेस यानी एरिया क्रॉस सेक्शन की बात कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि कॉपर है तो रेजिस्टिविटी कॉपर की अलग होती है और मैग्नीनिन की अलग होती है। लेकिन ये ध्यान से आपको याद रखना है कि मैग्नीनिन एक रेजिस्टेंस वायर है और मैग्नीनिन का रेजिस्टिविटी ज़्यादा होती है। तो आपको बता दें कि जो रो होता है वो मैग्नीनिन का आपका ज़्यादा होता है, मैग्नीनिन का रो कॉपर से ज़्यादा होता है, ये आपको पता होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये रेजिस्टेंस वायर है। बाकी लेंथ सेम है, लेंथ सेम है तो रेजिस्टेंस का एरिया से क्या रिलेशन, तो यहाँ पे रेजिस्टेंस भी सेम है, तो आपको पता है R इज इक्वल टू रो L बाई ए। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि R एंड लेंथ सेम है, तो आप देख सकते हैं कि जो रो है वो A के डायगोनली प्रोपोर्शन है, रो A के डायगोनली प्रोपोर्शन है फॉर सेम R एंड L, फॉर सेम R यानी रेजिस्टेंस सेम है एंड L सेम है, तो रो A के प्रोपोर्शन और जिसका A रो ज़्यादा उसका ए ज़्यादा, तो रो किसका ज़्यादा, मैग्नीनिन का, तो हैंस मैग्नीनिन जो होगा वो ज़्यादा थिकर होगा। फॉर्मूले से ही सब कुछ है, बस ध्यान रखना है कि क्या गिवन है और जो गिवन है वो कांस्टेंट है, बाकी सब फिर जो गिवन है वो कांस्टेंट है, और फिर यहाँ से रो ए के प्रोपोर्शन आ चुका है, तो फिर आइडिया लग चुका है कि जिसका रो ज़्यादा उसका ए ज़्यादा, यानी वो ज़्यादा थिक होगा। नेक्स्ट एंड लास्ट वन, कैलकुलेट द करंट ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी इन द गिवन नेटवर्क। ये जो नेटवर्क दिख रहा है पहले इसको आइडेंटिफाई करो, इससे रिलेटेड टॉपिक है एंड दैट इज व्हीटस्टोन ब्रिज। लेकिन ध्यान रखना कि ये बैलेंस है कि नहीं, क्योंकि अगर व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस है तो उसमें बहुत ईजी हो जाता है। और ईजी क्या है कि अगर बैलेंस है तो यानी P अपॉन Q इज इक्वल टू R अपॉन S है, तो नो करंट थ्रू, दो पांचवा रेजिस्टेंस जो बीच में है उसके थ्रू करंट नहीं जाती। याद आ रहा है कंसेप्ट? नहीं याद आ रहा है इसका मतलब वीडियो सही से नहीं देखी है, सही से स्टडी नहीं किया है, तो सही से इस टॉपिक को पहले पढ़ लो, फिर न्यूमेरिकल्स कर पाओगे आप। तो आप यहाँ पर बस PQRS तो रटा हुआ, लेकिन PQRS तो लिखा नहीं है। तो यहाँ पर है R1 R2 R3 R4 R5। तो यहाँ पे देखो R1, ये R1 है, ये R2 है, इन्होंने चलो R1 R5 लिख दिया है, ठीक है। तो ये R1 1 ओम, ये R5 लिख दिया है। तो जैसा लिखा है फिर उसके अकॉर्डिंग बताना पड़ेगा कि ये अपॉन ये और ये अपॉन ये। तो हमें जैसा दिख रहा है कि R1 अपॉन R5 ये 1/2, R1 है ये, R5 है तो 1/2 ओम, एंड यहाँ पे देखो R4 और R3 की रेशो 2/4, यानी ये 1/2। तो देखो ये अपॉन ये और ये अपॉन ये रेशो 1/2 आई, तो ये जो R2 को 5 ओम माना है इसका कोई यूज़ नहीं है, क्योंकि ये बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है, नो करंट थ्रू दिस R2 ऑफ 5 ओम। तो क्योंकि आप देख सकते हो कि R1 अपॉन R5 इज इक्वल टू R4 अपॉन R3 है, बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है, तो देयरफॉर नो करंट
नो करंट थ्रू R2 इज इक्वल टू 5 ओम, और नहीं है तो उसको हटा दो क्योंकि इसका कोई काम ही नहीं है। और उसके बाद देखेंगे तो जो R1 है, अब ये करंट ऐसे जाएगी इधर, R1 और R5 सीरीज़ में हो जाएंगे और R4 और R3 सीरीज़ में हो जाएंगे। तो यानी कि यहाँ पर R1 5 जो आएगा सीरीज़ में होने की वजह से 1 + 2 3 ओम आ जाएगा, और R4 3 यानी 4 और 3 सीरीज़ में होने पे 2 + 4 ये 6 ओम आया। और ये दोनों यस ये सीरीज़ में है, और उसके बाद जो अब फाइनली देखेंगे इक्विवेलेंट क्या आएगा, पैरेलल में आएगा। ओके, तो फाइनली जो आर इक्विवेलेंट आया हमारा वो आया यस, यहाँ से पैरेलल का फॉर्म लगा देते हैं सीधे, 1/R इक्विवेलेंट, क्योंकि पैरेलल में है तो 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/3 + 1/6, क्योंकि ये जो 3 ओम है और ये 6 मिला करके ये पैरेलल में है तो 1/3 + 1/6, और ये हो गया एलसीएम लेकर के 2/6 + 1/6 इट इज़ 3/6, यानी कि 1/2, यानी कि जो R इक्विवेलेंट है वो 2 ओम आ चुका है। और R इक्विवेलेंट अगर 2 ओम आ चुका है तो करंट क्या होगी, I इज इक्वल टू यस ये 4 वोल्ट का है तो 4 वोल्ट का वोल्टेज और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 2 ओम और करंट 2 एम्पियर आ गई हमारे। तो इस तरीके से 2 मार्क्स का न्यूमेरिकल जो कि व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल बेस है आ सकता है। तो आज का जो प्रीवियस ईयर बोर्ड क्वेश्चन है इस चैप्टर का कंप्लीट होता है, जो कि 25 क्वेश्चंस थे आपके, लेकिन अभी और भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं और इस तरीके से क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है। और आइडिया तो लग ही गया होगा कि जब तक थ्योरी और फॉर्मूला नहीं प्रिपेयर है तो क्वेश्चंस नहीं कर पाओगे, तो वो भी आपको प्रिपेयर रखना है। और जल्दी मिलते हैं हम नेक्स्ट चैप्टर की वीडियोज़ के साथ। थैंक यू।